साइकोलॉजी क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज साइकोलॉजी। इस चैप्टर को आप एक तरीके से इंट्रोडक्शन मान के पढ़िए। इसके अंदर आपको इंट्रो मिलेगी, एक पूरा जिस्ट मिलेगा साइकोलॉजी का। अभी आपके पास से नया नया सब्जेक्ट आया है, पहला आपका साल है इसमें, तो इसलिए आपका फर्स्ट चैप्टर में आपको कोशिश करी गई है एनसीईआरटी द्वारा कि आपको समझाया जाए कि साइकोलॉजी है क्या, इसके अंदर क्या क्या फील्ड्स हैं, अगर कोई बच्चा इसमें अपना करियर बनाना चाहता है तो वो क्या क्या ऑप्शन चूज कर सकता है, उसके अंदर उसको क्या क्या वैरायटी मिलेगी, क्या काम एक साइकोलॉजिस्ट करता है, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के अंदर फ़र्क क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैप्टर के अंदर मिलने वाली है। तो सीधा हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें टॉपिक है व्हाट इज साइकोलॉजी, मतलब क्या है इसका। तो आज के टाइम पे जो इसकी डेफिनेशन है वो हम अभी देखेंगे, पर उससे पहले पहले के टाइम पे ये माना जाता था कि ये हमारी आत्मा की स्टडी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ आवर सोल। ये माना जाता था साइकोलॉजी को। और ये क्यों माना जाता था? क्योंकि ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक वर्ड इसके अंदर है साइकी और एक वर्ड है लोगोस। साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब होता है सोल, हमारी सोल, और लोगोस का मतलब है स्टडी। तो इसलिए इसको माना गया कि इट इज द स्टडी ऑफ आवर सोल। बट आज के टाइम पे इसको एक साइंटिफिक डेफिनेशन ऐसी दी गई है कि इट इज अ फॉर्मल साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। यानी कि ये जो तीन चीजें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं, हमारी मेंटल प्रोसेस, हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे बिहेवियर, इनको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझना, पढ़ना, ये होता है साइकोलॉजी। ये काम है साइकोलॉजी का। अब सबसे पहले मेंटल प्रोसेसेस होते क्या हैं। तो मेंटल प्रोसेसेस के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे माइंड के अंदर होती हैं। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, जब हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं, जब हम कोई चीज़ याद कर रहे होते हैं, ये सब चीज़ें हमारी आती हैं मेंटल प्रोसेसेस के अंदर। दूसरा वो स्टडी करती है हमारे एक्सपीरियंसेस को। तो क्या होते हैं एक्सपीरियंसेस? सबसे पहले तो एक्सपीरियंसेस होते हैं सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव होने का मतलब है सबके लिए अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो सबके लिए सेम हो। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि आग हाथ जलाएगी, अगर हम अपना हाथ आग में डालेंगे तो हमारा हाथ जलेगा। अब ये सच है, ये सबके लिए सेम है। बट अगर मैं बोलूँ कि मेरे को गर्मी लग रही है, तो वो सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल है, इसलिए वो सब्जेक्टिव होता है नेचर में। तो सब्जेक्टिव का मतलब जो सबके लिए अलग अलग हो। और उसके बाद विच आर एम्बेडेड इन आर कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब कि हमारी अवेयरनेस के अंदर होते हैं एक्सपीरियंसेस। यानी कि इसको अभी आप आगे और डिटेल में समझेंगे, बट शॉर्ट में अभी के लिए इतना माइंड में रखें कि अवेयरनेस में होने का मतलब कि हमारे एक कॉन्शियस माइंड में रहते हैं एक्सपीरियंसेस, मतलब हम उसके लिए अवेयर होते हैं। उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस। अब इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशंस पे तो डिपेंड करते ही हैं हमारे एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल आपके मदर फादर कोई आपको डांटता है किसी टाइम पे, तो कभी कभी तो आप उनकी डांट को मजाक में ले लेते हो, क्योंकि वो उस टाइम पर आपका मूड सही होता है। जब आपका मूड खराब हो उसी टाइम पर ऊपर से मम्मी पापा और डांट दें, तब दिमाग ज़्यादा खराब होता है। तो इस तरीके से होते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस। एंड नाउ बिहेवियर। तो बिहेवियर हमारा होता है रिस्पॉन्सेज। जो भी हम किसी भी सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्स करते हैं वो होता है हमारा बिहेवियर। अब ये हो सकता है ओवर्ट और कोवर्ट। ओवर्ट का मतलब है जो बिहेवियर दिखता हो, मतलब क्लियरली विजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को किसी पर गुस्सा आया तो मैंने कोई चीज़ उठा के फेंकी या कुछ भी, मतलब ऐसा गुस्सा किया, वो होता है विजिबल बिहेवियर। और कोवर्ट बिहेवियर होता है जो कि अननोटिसेबल रह जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके किसी टीचर ने डांटा, गुस्सा आपके माइंड में तब भी आता है, पर अगर आप अपने घर पे हैं तो आप अपने गुस्से को निकाल सकते हैं ढंग से। बट स्कूल में ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस गुस्से को नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एक अथॉरिटी की फीलिंग है वहाँ पे। इसलिए वो होते हैं हमारे कुछ कोवर्ट बिहेवियर जो कि अननोटिस रह जाते हैं, कोई उसको देख नहीं पाता, बट बिहेवियर में चेंज तब भी आता है क्योंकि सिचुएशन बदली है। तो हमारे बिहेवियर में कुछ तो चेंज आएगा, हम कुछ तो रिस्पॉन्स करेंगे। तो इस तरीके से दो टाइप के बिहेवियर होते हैं। एक होते हैं ओवर्ट बिहेवियर जो कि साफ साफ विजिबल हो, दिख जाए, और एक होते हैं कोवर्ट बिहेवियर जो कि विजिबल नहीं हो पाते। नाउ सम साइकोलॉजिस्ट बिलीव्स दैट बिहेवियर इज एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलाई का मतलब यहाँ पर है हमारी सिचुएशंस। स्टिमुलाई मतलब हमारी कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन, वो होती है हमारी स्टिमुलस। तो स्टिमुलस यानी कि स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स
स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के बीच में जो एसोसिएशन होती है वही होता है हमारा बिहेवियर। ये मानते हैं कई साइकोलॉजिस्ट, यानी कि कुछ बाहर हुआ, उस पे हमने रिस्पॉन्स दिया, वही हमारा बिहेवियर है। ये मानना है कई साइकोलॉजिस्ट का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। मतलब कि हम कैसे कह सकते हैं कि साइकोलॉजी एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब आप समझ सकते हैं एक सब्जेक्ट, एक स्टडी। तो कैसे साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले इस टॉपिक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है जिसको याद रखना एक साइकोलॉजी स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। फर्स्ट लैब साइकोलॉजी की बनी थी लिप्जिग जर्मनी में और इसके फाउंडर थे विलियम वुंडेट, और ये लैब बनी थी 1879 में। तो ये तीन चीजें आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है, लॉन्ग टर्म तक ये आपके काम आएगी। किसने ये लैब बनाई, कहाँ बनी और कब बनी। नाउ साइकोलॉजी डिसिप्लिन कैसे है, तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस। इसीलिए ये एक स्टडी है, ये एक डिसिप्लिन है। दूसरा, इट मेक्स अस अंडरस्टैंड हाउ आवर माइंड वर्क्स, हमारा दिमाग काम कैसे करता है, क्या क्या फंक्शंस हैं उसके। उसके बाद किस तरीके से हमारी कुछ स्पेसिफिक मेंटल प्रोसेसेस की वजह से हम कोई स्पेसिफिक बिहेवियर करते हैं, ये सब चीजें स्टडी करती है साइकोलॉजी। नाउ साइकोलॉजी के दो पर्टिकुलर स्ट्रीम्स हैं, यानी कि ये नेचुरल साइंस भी है और ये एक तरीके से सोशल साइंस भी है। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे कि ये नेचुरल साइंस कैसे है। साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, इस टॉपिक के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से साइकोलॉजी एक साइंस भी है। तो साइंस में जब भी कोई नई इन्वेंशन होती है, जब भी कोई नया कोई थ्योरी बनती है, तो वो लोग एक अपने माइंड में सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं। यानी कि किसी साइंटिस्ट के मन में सबसे पहले आता है कि हाँ, इसका ये चीज़ हो रही है तो ये इस वजह से हो रही है। फिर वो उस हाइपोथेसिस को प्रूव करते हैं, और हाइपोथेसिस वर्ड का मतलब होता है एक टेंटेटिव आंसर। अपने माइंड में हम एक टेंटेटिव आंसर बना लेते हैं। टेंटेटिव मतलब पहले से प्री डिफाइंड एक आंसर हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि ये मेरी मतलब मेरा मानना ये है कि इसका आंसर यही होगा। उसके बाद हम उसको प्रूव करते हैं। ये प्रोसेस होती है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल। यानी कि इसके अंदर हम पहले एक हाइपोथेसिस सेट करते हैं माइंड में। हाइपोथेसिस मतलब कि प्री डिफाइंड एक हमारा आंसर, कि हाँ, इसका आंसर यही निकलेगा। और उसके बाद हम उसको चेक करते हैं कि क्या मेरी हाइपोथेसिस सही थी, क्या इसका आंसर यही था। अगर वो हाइपोथेसिस सही होती है तो वही आंसर मान लिया जाता है और वो एक थ्योरी बन जाती है, वो एक रिसर्च बन जाती है। बट अगर वो हमारा हाइपोथेसिस गलत निकलता है तो फिर हम उसको दोबारा से सब पूरी स्टडी अपनी करते हैं, दोबारा उसको रिवाइज करते हैं। इस तरीके से साइकोलॉजिस्ट वर्क करते हैं और ये तरीका होता है नॉर्मल साइंटिस्ट का। इसीलिए ये कहा गया है कि जो साइकोलॉजी है वो एक नेचुरल साइंस भी है। So by using this method, many psychologists gave theories on topics like motivation, perception, memory, etc. तो इन टॉपिक्स पे काफ़ी साइकोलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी हैं, यही वाला मॉडल यूज़ करके, जो कि मेनली साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। इसीलिए साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस है। नाउ हाउ वी कैन से कि साइकोलॉजी एक सोशल साइंस भी है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर ये साइकोलॉजी की जगह साइंस होना चाहिए था। सो साइकोलॉजी एक सोशल साइंस भी है क्योंकि ये स्टडी करती है एक ह्यूमन बिहेवियर को उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट में। ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय देयर सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। यानी कि ह्यूमंस आर क्रिएटेड बाय देयर सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। हम आज जो भी कुछ हैं अपने सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट की वजह से ही हैं। इट फोकसेस ऑन ह्यूमंस एंड communities as social beings in relation to their socio-cultural and physical environment। यानी कि ये जो साइकोलॉजी है ये हम ह्यूमंस को स्टडी करती है हमारे सोशल बिहेवियर के अंदर, हमारे सोशल कल्चर के अंदर, हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये पूरी पूरी सोसाइटी से भी लिंक्ड है। ये बिल्कुल स्टडी करती है कि कैसे हमारा बिहेवियर होगा जब हम एक सोसाइटी में होंगे, कैसे हमारा बिहेवियर होगा जब हम अकेले होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। तो इस टॉपिक के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको समझना जरूरी है। इट इज ट्रू दैट माइंड कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन। जो माइंड है वो हमारे ब्रेन के बिना नहीं एग्जिस्ट कर सकता, बट स्टिल माइंड इज अ टोटली सेपरेट एंटिटी। अब इसके बाद आपकी बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कैसे माइंड एक सेपरेट एंटिटी है, कैसे माइंड एक पर्टिकुलरली अलग चीज है और ब्रेन एक बहुत ही अलग चीज है। सो सबसे पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि माइंड जो है
वो कोई भी फिजिकल चीज नहीं है। ब्रेन एक फिजिकल चीज है, ब्रेन हमारा एक ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, बट व्हाट इज माइंड देन? तो इसका एग्जाम्पल देते हुए एनसीईआरटी में ये कई आपको चीजें बताई गई हैं। जैसे एक एथलीट था, उसको अपना हाथ उसका हाथ टूट गया था, पर फिर भी काफी टाइम तक उसको अपना हाथ फील होता रहा। वो हाथ एक्चुअली नहीं था, बट उसको फील होता रहा क्योंकि उसके माइंड ने उसको ऐसा परसीव करवाया कि हाँ, अभी भी तुम्हारा हाथ तुम्हारे पास है। तो ये पावर है आपके माइंड की, और ये ब्रेन से काफी अलग चीज है। नाउ, earlier it was believed that there was no relation between mind and the body, but now neurosciences have cleared that there is a relationship between mind and behavior. पहले ये माना जाता था कि कोई रिलेशन ही नहीं है हमारे माइंड का हमारे बिहेवियर से, बट आज के टाइम पे थैंकफुली न्यूरोसाइंस जब से आई है तब से ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि हाँ, रिलेशनशिप है। माइंड में हमारे जो चीज़ें होती हैं, उसी की वजह से हमारा एक पर्टिकुलर बिहेवियर निकल के आता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से फोबियाज को भी क्लियर किया जा सकता है सिर्फ आपके माइंड को समझ के। इमेजिनेशन करवाई जाती है कि आप उस चीज़ से नहीं डर रहे हो। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको हाइट का फियर है, तो आपको ये इमेजिन करवाया जाता है कि हाँ, अभी आप 4th फ्लोर पे खड़े हो, अब आप 5th फ्लोर पे खड़े हो। अब आप इमेजिन करो कि आप बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हो। तो इस तरीके से आपके माइंड के फोबियाज को भी क्योर करा जा सकता है इस क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से, या ऐसे और कई तरीकों से, जिसका सार यही है कि आपके माइंड को समझ के। Now, a new discipline is called psychoneuroimmunology. It has emerged which emphasize on the role played by mind in strengthening the immune system. आज के टाइम पे इम्यून सिस्टम की जो इम्पोर्टेंस है वो हम सब जानते हैं। तो इम्यून सिस्टम तक को स्ट्रॉन्ग कर सकता है हमारा माइंड, इस लेवल का कैपेबल है हमारा माइंड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें बेसिकली आप ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से सोच है आम लोगों की साइकोलॉजी के बारे में। जैसे कई लोग मानते हैं ये तो लोग माइंड रीड करते होंगे, ये तो मैं जो भी कुछ बोलूंगा समझ जाएंगे मेरे बोलने से पहले। बट ऐसा कुछ नहीं है। साइकोलॉजी एक सिंपली साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को समझती है। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे साइकोलॉजी एक साइंस है और उन आम लोगों की बातों से बहुत अलग है। So first of all, common sense is not equal to psychological studies. कॉमन सेंस जो हमें बताती है कि ये पर्सन इसी तरीके का बिहेव करेगा। जैसे कि अगर आप कहो कि साइकोलॉजिस्ट क्या खास काम करते हैं, ये तो मैं भी बता दूंगा। मेरा भाई या मेरी बहन अब अगले स्टेप पे अगर उसको गुस्सा आता है तो वो ये करेगी, अगर वो खुश होती है तो वो ये करेगा। बट किस तरीके से आप ये बात कहेंगे, ये बहुत फ़र्क है एक साइकोलॉजिकल स्टडी में और एक आपकी कॉमन सेंस में। इस फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉमन सेंस is based on hindsight whether psychology is a specific science that looks for the pattern of behaviors which can be predicted and not explained after the behavior occurs. यानी कि कई बार लोग ऐसे करते हैं कि किसी का कोई बिहेवियर हो जाता है, उसके बाद कहते हैं कि हाँ, ये तो मैं पहले ही कह रहा था कि ऐसा ही करेगा। तो साइकोलॉजी ऐसे नहीं करती। साइकोलॉजी एक पर्टिकुलर साइंस है जो कि आपके बिहेवियर को ढंग से स्टडी करती है, एनालाइज करती है, उसके बाद देखती है कि क्यों ये बिहेवियर हो रहा था और ये कब से हो रहा है। तो इसलिए ये चांसेस हैं कि अब ये बिहेवियर हो सकता है। बहुत तरीके के डाटा को एनालाइज करने के बाद ही एक साइकोलॉजिस्ट कुछ बिहेवियर को प्रिडिक्ट करता है, अनलाइक कॉमन सेंस। देन यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि कैसे कॉमन सेंस अलग है एक साइकोलॉजिकल स्टडी से। कॉमन सेंस टेल्स अस दैट एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू परफॉर्म बेस्ट इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, बट यानी कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि कॉमन सेंस हमें बताती है कि एक इंडिविजुअल अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता जब वो किसी ऑडियंस के सामने हो। पर साइकोलॉजिकल स्टडीज उल्टा ये बोलती हैं कि अगर आपने अच्छे से परफॉर्मेंस करी हो, तो बल्कि लोगों की प्रेजेंस आपकी परफॉर्मेंस को और बढ़ा देगी। आप और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे लोगों की प्रेजेंस में। तो इसलिए इस टॉपिक के अंदर मेनली आप एक चीज़ याद रखें कि जब भी आपने लिखना हो तो इसके अंदर आप लिखेंगे कि किस तरह से जो लोगों का मानना है साइकोलॉजी के लिए, वो कैसे अलग है एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल स्टडी से। एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, इस टॉपिक को आप मान सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर।
क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी की हिस्ट्री, कहाँ से साइकोलॉजी आई, किस किस तरीके से अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या स्कूल अपने दिए। स्कूल मतलब कि एक पर्टिकुलर अपनी थिंकिंग आप कह सकते हैं, आइडियोलॉजी कह सकते हैं उसे। तो सबसे पहले आया स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म दिया था विलियम वुंडेट ने। विलियम वुंडेट ने सबसे पहले लैब बनाई थी, तो इसलिए सबसे पहले उन्हीं का आएगा स्कूल, स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर ये माना जाता था कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी करती है ह्यूमन माइंड के स्ट्रक्चर को, कि किस तरीके का एक माइंड होता है। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट की टर्म है इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि उसके अंदर ये माना जाता था इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू सब काम होते थे। इंट्रोस्पेक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक पर्सन से पूछा जाता है, यानी कि कोई दूसरा पर्सन, एक साइकोलॉजिस्ट पूछता है कि क्या आप फील कर रहे हैं, आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि एक बंदे को जानना, एक पर्सन को समझना, उससे खुद से ही पूछ के, वो होता है इंट्रोस्पेक्शन। बट इसके अंदर बहुत सारी कमियां थी। जैसे कि अगर आप अब किसी को इंट्रोस्पेक्ट करें, अगर आप किसी से कुछ पूछें, तो जरूरी थोड़ी है कि वो पर्सन सच ही बताएगा अपने बारे में। हो सकता है कि बायस आ जाए उसके मन में। तो इस वजह से इसको काउंटर करने के लिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आ गए थे इसके अगेंस्ट में बोलने के लिए। तो इसको, इस स्ट्रक्चरलिज्म को काउंटर करते हुए नई तरीके की आइडियोलॉजी आई, फंक्शनिज्म। अब जो फंक्शनिज्म था, इसको दिया विलियम जेम्स ने। और फंक्शनिज्म के अंदर ये माना जाता था कि साइकोलॉजी के अंदर माइंड के स्ट्रक्चर को नहीं, बल्कि माइंड के फंक्शंस को स्टडी किया जाता है, कि किस तरीके से हमारा माइंड काम कर रहा होता है जब हम कोई भी मेंटल प्रोसेस कर रहे होते हैं। यानी कि जब हम कोई भी चीज अपने माइंड में कोई रीजनिंग कर रहे हैं, कोई हम सोच रहे हैं, कुछ रिमेम्बरिंग हो रही है हमारे माइंड में, मेमोरी, हम कुछ याद कर रहे हैं, उस टाइम पर क्या हो रहा है माइंड में, क्या क्या प्रोसेसेस चल रही हैं, किस किस तरह से वो प्रोसेस काम करती है, ये सब समझता है साइकोलॉजी। ये होती है साइकोलॉजी के अंदर चीजें। तो ये मानता था फंक्शनिज्म। उसके बाद आई गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी ये मानती थी कि हम चीज़ों को हाफ में या अलग अलग परसीव नहीं करते, हम चीज़ों को एज अ होल परसीव करते हैं। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी वाज एमर्ज एज अ न्यू स्कूल इन जर्मनी, in that it is showed that what we experience is more than the input received from the environment। यानी कि अगर हमें एनवायरनमेंट से बहुत ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिली हैं, तो हम उसको खुद ही पूरा बना लेते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपको कहीं पर भी दो गोल से कोई भी चीज़ें दिखें, अपने घर के अंदर कोई भी दो गोल चीज़ें, तो ज़्यादातर आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि आपको उस चीज़ के अंदर एक फेस दिखने लगता है। आप उसको दो आंखें समझने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि हाँ, इसके नीचे ये इसकी नाक है, ये और ये इसका मुंह है। मतलब इस तरह से हम एक एनवायरनमेंट को जब परसीव करते हैं, तो जितना वहाँ पर एक्चुअली में इनपुट्स होते हैं, हम उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही अपने अंदर परसीव करते हैं। ये मानती है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। एक्सपीरियंस इज होलिस्टिक, इट इज़ अ गेस्टॉल्ट। यानी कि हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो होलिस्टिक होता है। होलिस्टिक मतलब कि एक पूरा, कंप्लीट। सो दिस इज गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। उसके बाद जॉन वॉटसन ने एस्टेब्लिश किया था बिहेवियरिज्म, in which he denied the idea of introspection and consciousness। कॉन्शियसनेस का आइडिया दिया था सिगमेंट फ्रॉइड ने, उसको हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। बट बिहेवियरिज्म में जॉन वॉटसन ने उसको भी काउंटर कर दिया। यानी कि बिहेवियरिज्म वाले ये मानते थे कि भैया हमें कोई लेना देना नहीं है इंट्रोस्पेक्शन से, हम क्यों पूछें किसी को तुम्हें क्या फील हो रहा है क्या नहीं, या हमें क्या लेना देना उसके कॉन्शियस एक्सपीरियंस से, सब कॉन्शियस एक्सपीरियंस से। हमें बस इतना देखना है कि कौन सी चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो वो है एक बंदे का बिहेवियर, हमें बिहेवियर उसका दिख सकता है। और वो मानते थे कि साइकोलॉजी को फोकस करना चाहिए सिर्फ उन्हीं बातों पे जिसको वो प्रूव कर सके। इंट्रोस्पेक्शन को आप प्रूव नहीं कर सकते, बट आपको बिहेवियर को प्रूव कर सकते हो कि हाँ, ये पर्सन ऐसा बिहेवियर कर रहा है, ये इसका रीजन है। तो ये मानते थे बिहेवियरिस्ट। उसके बाद सिगमेंट फ्रॉइड। सिगमेंट फ्रॉइड एक ऐसा नाम है जो आप लॉन्ग टर्म सुनते रहेंगे अगर आप ये साइकोलॉजी को आगे फर्दर परस्यू करते हैं तो। सिगमंड फ्रॉइड का बहुत बड़ा हाथ है साइकोलॉजी में। उन्होंने दिया था साइको एनालिसिस। ही व्यूड ह्यूमन बिहेवियर एज डायनेमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकॉन्शियस डिजायर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। उनके हिसाब से ह्यूमन बिहेवियर
बनता ही इस वजह से है क्योंकि हमारे माइंड के अंदर कुछ ना कुछ हमारे अनकॉन्शियस डिजायर्स होते हैं और अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट्स हमारे माइंड के अंदर ही चल रहे होते हैं. He viewed human being as motivated by unconscious desires for gratification of pleasure seeking. यानी कि हम अपने जो अनकॉन्शियस हमारे माइंड के अंदर के डिजायर्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उन्हीं को पूरा करने के लिए, मतलब उन्हीं को पूरा करने की इच्छा से हमारा बिहेवियर मोटिवेटेड होता है. उन्हीं की वजह से हम कोई भी बिहेवियर करते हैं. देन कम्स ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव. ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया था कार्ल रॉजर्स ने और अब्राहम मास्लोव्स ने. नाउ दे बोथ पर्सन, इन्होंने एम्फसाइज किया फ्री विल ऑफ ह्यूमन बीइंग. फ्री विल का मतलब आप समझ सकते हैं एक फ्रीडम, कि हमें बाउंडेशन पसंद नहीं है. ह्यूमन बीइंग्स को बाउंडेशन नहीं पसंद, हमें फ्री रहना पसंद है. एंड देन नेचुरल स्ट्राइविंग टू ग्रो एंड अनफोल्ड देयर इनर पोटेंशियल. मतलब कि ये एक तरीके से कुछ स्पिरिचुअलिस्टिक सी बातें करते थे ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव वाले लोग. ये मानते थे कि ह्यूमन को बाउंडेशंस नहीं पसंद, हमें फ्री होना पसंद है. हम हमेशा से ही एक बढ़ना चाहते हैं, हम ग्रो होना चाहते हैं और अपने जो इनर पोटेंशियल्स हैं हमारे, यानी कि जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं, सब कुछ जो हम कर सकते हैं वो हम जान पाएं. इस तरीके की थिंकिंग थी ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव वाले लोगों की. Then aspects of Gestalt psychology and structuralism were combined and led to the development of cognitive perspective. यानी कि इन दोनों को मिला के एक नया पर्सपेक्टिव बनाया गया जिसको नाम दिया गया cognitive perspective, which focuses on how we know the world. Cognition is the process of knowing. नाउ कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन का मतलब जिससे हम जानते हैं किसी भी चीज को. कॉग्निशन प्रोसेसेस आती हैं हमारी सारी मेंटल प्रोसेसेस, जो भी हमारे माइंड के अंदर होती हैं उसे हम कहते हैं कॉग्निशन. देन मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी व्यूज ह्यूमन बीइंग एज एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग देयर माइंड्स थ्रू एक्सप्लोरिंग इनटू फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड. नाउ ये मानते थे कि जो एक ह्यूमन बीइंग है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता रहता है अपने माइंड को, जब जब वो एक्सप्लोर करता है अपने फिजिकल और सोशल वर्ल्ड को. यानी कि जैसे जैसे हम अपने सोशल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं वैसे वैसे हम अपने माइंड को बनाते रहते हैं, कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं. और इस तरह से निकल के आया एक व्यू इसी सोच के साथ, कंस्ट्रक्टिविज्म, कि हम अपने माइंड के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं जब जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं अपने फिजिकल या सोशल वर्ल्ड से. तो ये था आपका टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, कि किस तरीके से डेवलप हुई है साइकोलॉजी, इसमें क्या क्या फील्ड्स हैं, ये सब इसमें आपने पढ़ना है. तो सबसे पहले इसके अंदर एक फील्ड होती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसमें मेनली आती है हमारी मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि हम इसमें मेंटल प्रोसेसेस पढ़ते हैं. देन बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, ये हमारे बिहेवियर और फिजिकल बॉडी से काफ़ी ज़्यादा मतलब लिंक रखता है. बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में हमारा जीन्स एक्सेट्रा इन सब चीज़ों की स्टडी होती है. देन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ये तो हमारी पूरी लाइफ को स्टडी करती है. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पूरा बर्थ से लेके हमारी डेथ तक पूरी स्टडी करी जाती है, किस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग ग्रो होता है. देन सोशल साइकोलॉजी, देन कल्चरल, देन एनवायरमेंटल, हेल्थ एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये सिर्फ एक रीड करने वाली चीजें हैं, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग फील्ड्स हैं साइकोलॉजी की. थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन. इस टॉपिक के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं कि साइकोलॉजी जो है वो किस किस थीम्स पे काम करती है, किन किन चीज़ों पे साइकोलॉजिस्ट अपनी रिसर्च मेनली निकालते हैं और फिर वो कैसे हमारे ऊपर अप्लाई होती है. तो बेसिकली यही सब चीज़ें हम इसके अंदर कॉमन पढ़ने वाले हैं. नाउ सबसे पहली थीम साइकोलॉजी की, Psychology, like other sciences, attempts to develop principles of behavior and mental processes. यानी कि जैसे अलग साइंसेज में होता है, साइंटिस्ट अलग अलग चीज़ों पे अपनी थ्योरीज देते रहते हैं, इसी तरह से जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी अपनी थ्योरीज देते रहते हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर, बिहेवियर्स और मेंटल प्रोसेसेस पे. अब इसके अंदर वो क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे करते हैं वो हमने पढ़ना है. तो सबसे पहले वो समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं बिहेवियर और मेंटल इवेंट्स को. उसके बाद वो कंक्लूजन निकालते हैं कि उन्होंने क्या समझा. और ऐसे ही नहीं कि मेरा मानना ये है कि बिहेवियर तो ये होते हैं, मेंटल प्रोसेस ये होते हैं. वो लोग पर्टिकुलर डाटा देते हैं, उसको एनालाइज करते हैं डाटा को, और मतलब कि एक प्रूफ होना चाहिए उनके पास कि हाँ मैंने ये कंक्लूजन निकाला है तो उसका रीजन ये है. सपोर्टेड बाय डाटा का मतलब यही है कि प्रूफ उनके पास होना चाहिए उस कंक्लूजन का. देन दे डिजाइन एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स अंडर कंट्रोल कंडीशन. कुछ पर्टिकुलर कंट्रोल कंडीशंस के अंदर वो एक्सपेरिमेंट्स कई कई अलग तरीके के करते हैं.
उसके बाद दे डेवलप द प्रिंसिपल, यानी कि ये सब चीज़ें करने के बाद ही वो एक प्रिंसिपल को डेवलप करते हैं। देन वो जो कंक्लूजन होता है वो हर किसी पर लागू होता है और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है। नाउ द सेकंड थीम इज ह्यूमन बिहेवियर इज फंक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट। इसके अंदर मेनली ये बताया गया है कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर होता है वो एक प्रोडक्ट होता है हमारे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स का और हमारे एनवायरनमेंट का, यानी कि इन दोनों चीज़ों से मिलकर ही हमारा बिहेवियर बनता है। इस बात को सबसे पहले कहा था कर्ट लेविन ने। एवरी ह्यूमन वेरीज इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। ये भी इस टॉपिक के अंदर एक बात कही गई है। और एक स्पेसिफिक फील्ड होती है साइकोलॉजी की, डिफरेंशियल साइकोलॉजी, जिसके अंदर पूरा पूरा फोकस किया जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर, कि कैसे हर इंडिविजुअल आपस में अलग अलग होता है। उसके बाद इस टॉपिक के अंदर एक मेन जो पॉइंट है वो है हेरिडिटी वर्सेस और एंड एनवायरनमेंट। ये मैंने एंड या फिर वर्सेस इसलिए लिखा है क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर ये काफ़ी डिबेट चलती रहती है कि ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर हेरिडिटी का होता है, यानी कि हमारे जेनेटिक फैक्टर्स का होता है, या फिर हमारे एनवायरनमेंट का होता है। तो यही बस पॉइंट इसके अंदर बताया गया है। देन थर्ड थीम आपकी है ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा नहीं है कि अपने आप ही होता है, बट उसका कुछ ना कुछ कॉज होता ही होता है। अब वो कॉज या तो इंटरनल हो सकता है, यानी कि हमारा पर्सनल, या फिर एनवायरमेंटल हो सकता है। एंड ऑल्सो जरूरी नहीं है कि कोई एक ही कॉज हो, कॉजेज हमेशा ही मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे कॉज होते हैं एक पर्टिकुलर बिहेवियर के पीछे। नाउ थीम नंबर 4 इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि जो हमारी ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें भी कहीं ना कहीं कल्चर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसी की वजह से कई लोगों को, यानी कि जो बाकी के कल्चर्स हैं यूरो अमेरिकन कल्चर को छोड़ के, उनको इस बात से दिक्कत है कि क्यों ज़्यादातर स्टडीज़ सिर्फ यूरो अमेरिकन कल्चर की ही है। अब अगर किसी बाहर के साइकोलॉजिस्ट ने अपनी कोई थ्योरी दी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे इंडियन कल्चर पर भी अप्लाई हो, क्योंकि उसमें कल्चर का रोल आता है। तो इस बात को भी साइकोलॉजी एक्सेप्ट करती है। और इसी तरह से जो फेमिनिस्ट हैं उन्होंने भी अपनी एक आपत्ति दिखाई है। फेमिनिस्ट वो लोग होते हैं जो कि इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, जो मानते हैं कि एक मैन और एक वुमेन आर कंप्लीटली सिमिलर इन एवरी पर्सपेक्टिव। ये ये होते हैं फेमिनिस्ट लोग। फेमिनिस्ट का ये मानना है कि जो साइकोलॉजी है उसके अंदर फीमेल्स के पर्सपेक्टिव को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द परसेंट लोग मेल हैं, फीमेल का पर्सपेक्टिव बहुत कम है। तो ये था आपके थीम नंबर 4 में। नाउ थीम नंबर 5 इज ह्यूमन बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, यानी कि आप किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं इन्हीं सारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज करके। और वो आप क्यों कर सकते हैं? ताकि आप किसी पर्सन की लाइफ को सुधार सकें, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन। नाउ इस फील्ड के अंदर काफ़ी सारी इंटरवेंशंस करी गई हैं काफ़ी नीडी पीपल्स की लाइफ में। अब उन नीडी पीपल की लाइफ में इंटरवेंशन इसलिए करी गई ताकि उनकी लाइफ अच्छी हो सके, और इस वजह से इस सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और ये सब्जेक्ट लाइफ के ज़्यादा पास आ सका। कौन सा सब्जेक्ट? हमारी साइकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजी में जब से इंटरवेंशंस होनी चालू हुई हैं, जब से लोगों की लाइफ में घुसना चालू किया है साइकोलॉजी ने, नीडी लोगों की जिनको ज़रूरत है, तब से ये सब्जेक्ट को और ज़्यादा पॉपुलर माना गया है, यानी कि और ज़्यादा ये सब्जेक्ट पसंद करने लगे हैं लोग। उसके बाद वेरियस इंडिपेंडेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी हैव एमर्ज्ड टू डील डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे कि साइकोलॉजी की अलग अलग फील्ड्स हैं। कोई है पर्टिकुलर एजुकेशनल साइकोलॉजी, अब उसके अंदर स्पेसिफिक एजुकेशन वाले सेक्टर की बात होती है कि एजुकेशन फील्ड में जो जो लोग हैं उनको क्या क्या दिक्कत है, उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी अलग अलग फील्ड्स बनाई गई ताकि आप अलग अलग सेक्टर को ढंग से समझ सकें और उनकी दिक्कतें सॉल्व कर सकें। नाउ बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी। इस टॉपिक के अंदर मेनली हमने पढ़ना है कि कैसे ये चीज़ें अलग हैं या क्या इनमें मतलब डिफरेंस या कॉमननेस है। बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी में ये दो अलग अलग ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की। सो मेनली मोटा मोटा तो बेसिक साइकोलॉजी जो होती है उसके अंदर स्टडीज़ की जाती हैं, रिसर्च की जाती हैं, यानी कि नई नई इन्वेंशन की जाती है। और जो अप्लाइड साइकोलॉजी होती है उसके अंदर उन इन्वेंशंस को, उन स्टडीज़ को
अप्लाई किया जाता है नॉर्मल एवरीडे लाइफ में। तो ये एक मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। नाउ देयर इज नो क्लियर डिफरेंस बिटवीन द बोथ, क्योंकि जो थ्योरीज बनती हैं बेसिक साइकोलॉजी में वो अल्टीमेटली यूज होती हैं अप्लाइड साइकोलॉजी में। रिसर्च is an integral part of even those fields of psychology that are mainly characterized by or subsumed under the category of application। इसका मतलब कि जो रिसर्च है वो भी एक इंटेग्रल पार्ट है, एप्लीकेशन भी एक इंटेग्रल पार्ट है। ये दोनों चीजें अलग नहीं हो सकती। अगर तो आपकी रिसर्च हो रही है तो उसको जब तक अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक भी उसको कोई फायदा नहीं है, और अगर आपके पास रिसर्च ही नहीं होगी तो आप उसको अप्लाई कहाँ करोगे। तो इसलिए ये दोनों चीजें आपस में बहुत ही ज्यादा इंटरलिंक्ड है। देयर इज सीमिंगली नो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। These activities are highly interrelated and mutually reinforcing। यानी कि इन दोनों को एक दूसरे की बहुत नीड है और बहुत ही ज्यादा इंटरलिंक्ड है ये आपस में। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स। तो इसके अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि कैसे साइकोलॉजी बाकी डिसिप्लिन्स में भी हेल्प करती है। Researchers and scholars in science, social science and humanities have felt the significance of psychology as a discipline। तो इन disciplines के अंदर के जो scholars और researchers हैं उन्होंने भी समझा है कि psychology की जो discipline है उसकी क्या significance है, क्या importance है। So here we will see the relationship of psychology with other disciplines। तो ये आपको एक पिक मिलेगी आपकी बुक के अंदर। इसके अंदर मेनली बस यही दिखाया गया है कि जो ये साइकोलॉजी है ये अल्टीमेटली हर किसी फील्ड में लिंक है, हर किसी फील्ड में घुसी हुई है साइकोलॉजी। एजुकेशन में भी है, पॉलिटिकल साइंस में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है, ये म्यूजिक और फाइन आर्ट्स में भी है, ये फिलॉसफी में भी है, कंप्यूटर साइंस में भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसके अंदर कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक आपको बताया गया है कि हाँ साइकोलॉजी अलग अलग चीज़ों में भी लिंक्ड है बहुत ज़्यादा और काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोगों ने इन फील्ड में आगे जाना है। तो क्या काम करते हैं एक्चुअली में साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक होते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, एक होते हैं कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, एक होते हैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट और एक होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका मेन जो पर्पस होता है वो होता है एक क्लिनिकल सेटिंग में डील करना। क्लिनिकल सेटिंग को आप समझ सकते हैं एक हॉस्पिटल टाइप की सेटिंग जिसके अंदर वो इलाज करते हैं डिसऑर्डर्स का। और जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका मेन काम होता है आपकी एवरीडे लाइफ की दिक्कतों को सुनना और सॉल्व करना। यानी कि स्ट्रेस हो गया, आपको कोई दिक्कत है, एंजाइटी के बेसिक बेसिक लेवल हैं, आपको कहीं कंसंट्रेशन लूज एटसेट्रा एटसेट्रा, इस टाइप की दिक्कतों को सॉल्व करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट यानी कि काउंसलर्स। और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो करते हैं डील ट्रॉमा पेशेंट्स, एंजाइटी डिसऑर्डर, बहुत बड़े बड़े और कई जो डिसऑर्डर होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया एटसेट्रा। इस तरह के डिसऑर्डर्स को और बड़ी बड़ी दिक्कतों को डील करते हैं क्लिनिकल वाले, और काउंसलर डील करते हैं एवरीडे प्रॉब्लम्स को। देन कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट मतलब कि इंडिविजुअली दिक्कतों को नहीं देखते, वो एक पूरी कम्युनिटी की दिक्कतों को देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कल्चर, इस कल्चर में ये दिक्कत है तो इसको सॉल्व ऐसे किया जा सकता है, ये काम होता है कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट का। देन स्कूल साइकोलॉजिस्ट, अब स्कूल साइकोलॉजिस्ट स्कूल एनवायरनमेंट में डील करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, पढ़ नहीं रहा बच्चा ठीक से, तो क्यों नहीं पढ़ रहा, उसके पीछे क्या दिक्कत है, उसको अलग से टाइम देना, उसको समझना। काफ़ी बड़े स्कूलों में स्कूल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, इनका काम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखना, उनको देखना कि क्या दिक्कत है उनमें, अगर वो कोई काम नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, क्या रीज़न है उसके पीछे, कैसे एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब काम होता है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का। तो ये कुछ पर्टिकुलर अलग अलग फील्ड थी जिनमें साइकोलॉजिस्ट वर्क करते हैं। मेनली दे वर्क अंडर ह्यूमन सर्विसेज एरियाज। नाउ साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, ये आपकी बुक का लास्ट टॉपिक है और ये काफ़ी बेसिक टॉपिक है। इसके अंदर बेसिकली आपको ये बताया गया है कि साइकोलॉजी आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए कैसे ज़रूरी है, और आप जब ये सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे पढ़ के 11th और 12th के बाद तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आ सकता है, आप इससे कैसे बेटर बन सकते हैं। So after studying psychology, you will be able to solve your problems more effectively
योर डे टू डे प्रॉब्लम्स, यानी कि अपनी जो प्रॉब्लम्स होंगी डे टू डे वाली, उनको आप ज़्यादा इफेक्टिवली सॉल्व कर सकेंगे। प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी दैट यू विल लर्न will make you analyze and understand relations to others, यानी कि आपके जो रिलेशन है बाकियों के साथ, आपकी फैमिली हो गई, आपके फ्रेंड हो गए, उनके साथ आपके रिलेशंस भी सुधरेंगे। सो साइकोलॉजी हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ इन मोर बेटर वे। By using various psychological principles, we can enhance our abilities like learning, memory, etc. आप अपनी बुक के लास्ट चैप्टर जो आपके हैं, लर्निंग, मेमोरी एटसेट्रा, उनके अंदर आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें समझने के बाद ऑफ कोर्स आप अपने आप को ढंग से जान सकेंगे और अच्छे से जान सकेंगे और खुद को इम्प्रूव कर सकेंगे। Thus, the knowledge of psychology is quite useful in our everyday life and is rewarding from personal as well as a social point of view। ये हमारे लिए फायदेमंद ही है, चाहे हम पर्सनल व्यू की बात करें या हम सोशली इसको देखें। साइकोलॉजी इज रियली एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और काफ़ी यूजफुल सब्जेक्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर, और यही था आपके चैप्टर के अंदर। हमने ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर कर लिए हैं। साइकोलॉजी क्या होती है, उसके बाद साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, देन साइकोलॉजी एज नेचुरल साइंस, देन साइकोलॉजी एज सोशल साइंस, then understanding mind and behavior, then popular notions about the discipline, evolution of psychology, branches of psychology, themes इसकी क्या क्या होती हैं, उसके बाद psychology and other disciplines कैसे ये linked है, कैसे helpful है, psychologist के क्या क्या काम होते हैं, उसके बाद psychology हमारी everyday life में कैसे useful है। So that's it for this video। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये चैप्टर समझ आया हो तो please like this video and comment your valuable views in the comment section। We are gonna complete class 11th book on this channel, so don't forget to subscribe this channel and turn on the bell icon। So that's it for this time। I will see you in the next chapter। Thank you so much for watching।